तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर भी बात करी थी और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर के अंदर भी बात करी थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, सभी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स के हमारे पास दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा डेबिट और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर होने वाली सभी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब पता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर तो आपको हमारी अकाउंटिंग की सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखना चाहिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के आने चाहिए। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब पता है और आपको ये भी पता है कि बिजनेस के अंदर होने वाली सभी ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पर ये जो हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये इसी डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। यह हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इसके बारे में हम पहले भी काफी डिस्कशन कर चुके हैं अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर। अगर आपने वहां पर पढ़ा होगा तो आपको काफी डिटेल में समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर किसी ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फटाफट आप समझ लो। अब देखो ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो इस इक्वेशन को समझने के लिए यहाँ पर हमें ये एग्जांपल देखना होगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको एक अपना ऑफिस चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफिस की बिल्डिंग है। उसी तरीके से आपको कोई ना कोई व्हीकल भी चाहिए, कार चाहिए आने जाने के लिए। ऑफिस के अंदर आपको काम करने के लिए इस तरीके का कैबिन चाहिए, जहाँ पर आपकी चेयर होगी, टेबल होगा, लैपटॉप होगा, ये सब सामान होगा। स्टाफ के लिए भी कमरा चाहिए। बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो अब सवाल ये आता है कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये सब फ्री में तो नहीं आ रहा, इनके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसी बात को समझाती है हमारी यहाँ पर ये अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बोलती है कि बिजनेस के पास दो जगह से पैसा आता है। या तो बिजनेस के अंदर बिजनेस का ओनर खुद ही पैसा लगा देगा, या फिर बिजनेस जो है किसी बैंक से लोन ले लेगा या किसी आउटसाइडर से लोन ले लेगा। तो बिजनेस के पास दो ही जगह से पैसा आ सकता है। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल, ये तो हम सबको पता है। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि ये जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर ओनर ने 30 लाख रुपए लगाए हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी कैपिटल 30 लाख रुपए हो गई। उसके बाद अब बिजनेस को और पैसा चाहिए, बिजनेस को कार खरीदनी है, ऑफिस की बिल्डिंग का किराया देना है। तो बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने जो है बैंक से 60 लाख का लोन ले लिया। तो यहाँ पर बिजनेस के पास दो जगह से पैसा आ गया। एक तो 30 लाख रुपए जो है बिजनेस के अंदर ओनर ने लगा दिए, और दूसरा बिजनेस ने जो है बैंक से 60 लाख का लोन ले लिया। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस के पास कितना पैसा आ गया, तो आप बता सकते हो बिजनेस के पास टोटल 90 लाख रुपए आ गया। अब बिजनेस के पास 90 लाख का कैश आ गया तो ये बिजनेस का एसेट हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बिजनेस के पास 90 लाख का एसेट है, जो कि उसे दो जगह से मिला है। एक तो उसे कैपिटल मिली है 30 लाख की, और दूसरा उसे लाइबिलिटी मिली है 60 लाख की। अगर हम अपनी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को ऐड कर दे तो हमारा एसेट आ जाता है। तो यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो बिजनेस के पास पैसे आने के दो ही सोर्स होते हैं, या तो बिजनेस का ओनर बिजनेस को पैसा दे देगा, या फिर जो है बिजनेस आउटसाइडर से या बैंक से लोन ले लेगा। तो अगर ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। हमने समझा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो ओनर अगर बिजनेस को कैपिटल देता है तो बिजनेस के लिए ये भी लायबिलिटी है, लेकिन इसको बोलते हैं हम इंटरनल लायबिलिटी। वहीं अगर बिजनेस जो है बैंक से लोन लेता है या किसी आउटसाइडर से लोन लेता है तो वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लेकिन इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बोलो चाहे कैपिटल बोलो, है तो दोनों की दोनों लायबिलिटी। कैपिटल होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी, और सिर्फ ये जो लायबिलिटी लिखी है ये होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। और इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी को आप ऐड कर दोगे तो आपका एसेट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी के अंदर जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की लायबिलिटी आ जाएगी। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम यही तो करते हैं, हम जो है लेफ्ट साइड में लिखते हैं लायबिलिटी और राइट साइड में लिखते हैं एसेट, और हम अपनी एसेट और लायबिलिटी को इक्वल करते हैं। तो राइट साइड में हमारी एसेट लिखी होती है तो हम एसेट का टोटल करते हैं, वहीं लेफ्ट साइड में हमारी लायबिलिटी लिखी होती है, और उस लेफ्ट साइड की लायबिलिटी के अंदर सबसे ऊपर लिखी होती है इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल, और फिर उसके नीचे लिखी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी आउटसाइडर की लायबिलिटी। तो लेफ्ट साइड में जो लायबिलिटी लिखी होती है उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लायबिलिटी आ जाती है। हम उन दोनों लायबिलिटीज को ऐड करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड का टोटल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी के टोटल को इक्वल करते हैं अपने एसेट के टोटल से। तो यहाँ पर मैं इस चीज को इस तरीके से बोल सकता हूँ कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी के अंदर हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लायबिलिटी आ जाएगी। ये 60 लाख और 30 लाख अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 90 लाख आ जाएगा। तो 90 लाख इक्वल टू 90 लाख, इस तरीके से भी बोला जा सकता है।
तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूँ हमारे ड्यूल एस्पेक्ट की कि आखिर किस तरीके से हमारी हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, हमारी असेट बढ़ने पर उसको हम डेबिट बोलते हैं और अगर हमारी असेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। और यही ठीक इसका उल्टा होता है लाइबिलिटी के केस में, जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, वहीं जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 तरीके से हमारी असेट और लाइबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। तो लेट सपोज हमारी पहली ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर बिजनेस ने एक लैपटॉप परचेज करा है, तो लैपटॉप तो बिजनेस का असेट है, तो अगर लैपटॉप परचेज करा जाता है तो उसके हमारे पास दो इफेक्ट होंगे, एक होगा हमारा डेबिट और दूसरा होगा हमारा क्रेडिट। लैपटॉप परचेज करा गया इसका मतलब है बिजनेस के पास लैपटॉप आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस का असेट इंक्रीज हो गया। एक इफेक्ट तो ये हो गया। अब अगर मैं दूसरे इफेक्ट की बात करूं तो लैपटॉप परचेज करा है तो पेमेंट भी करी होगी, तो बिजनेस के पास से कैश भी जाएगा और कैश भी हमारा सेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इफेक्ट आए। पहला इफेक्ट आया कि हमारे बिजनेस का असेट इंक्रीज हो गया, वहीं दूसरा इफेक्ट आया कि हमारे बिजनेस का असेट डिक्रीज हो गया। तो एक तरफ असेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट बोल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ असेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट बोल सकते हैं। तो हो गए हमारे पास दो इफेक्ट। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो इस बार जो है लेट सपोज बिजनेस ने लैपटॉप उधार में खरीदा है, तो अगर बिजनेस लैपटॉप उधार में भी खरीदता है तो उस केस में भी बिजनेस के पास तो लैपटॉप आ गया ना, यानी बिजनेस का असेट तो इंक्रीज हो गया, तो ये एक इफेक्ट हो गया। अब अगर मैं दूसरे इफेक्ट की बात करूं, आप लैपटॉप उधार में खरीदा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस के सर पे लायबिलिटी आ गई कि आज नहीं तो कल इस लैपटॉप की पेमेंट तो करनी है, तो उधार में खरीदने की वजह से दूसरी तरफ बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो हो गए यहाँ पर दो इफेक्ट, एक तरफ बिजनेस का असेट इंक्रीज हुआ, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो समझ में आ रही बात। तीसरा एग्जांपल देख लो, इस बार जो है बिजनेस ने अपनी मशीन बेच दी। मशीन जो है बिजनेस की असेट है, तो अगर बिजनेस अपनी मशीन को बेचता है तो उससे क्या होगा, बिजनेस का असेट डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर एक तरफ तो बिजनेस की असेट डिक्रीज हो गई और वहीं दूसरी तरफ बिजनेस के पास मशीन बेच के कैश आ गया। बिजनेस ने मशीन बेची होगी तो बदले में कुछ ना कुछ कैश तो रिसीव हुआ होगा, कुछ ना कुछ पैसा तो बिजनेस के अंदर आया होगा और कैश भी हमारा सेट होता है, तो यहाँ पर हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो मशीन बेचने की वजह से हमारे पास दो इफेक्ट आए, एक तो हमारी मशीन चली गई तो हमारा असेट डिक्रीज हो गया, वहीं दूसरी तरफ मशीन बेच के हमारे पास कैश आ गया तो हमारा असेट इंक्रीज भी हो गया। असेट डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और अगर असेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो एक तरफ क्रेडिट हुआ और दूसरी तरफ डेबिट हो गया, तो इसके भी दो इफेक्ट हो गए। अब अगर मैं और एग्जांपल दूं तो इस बार जो है बिजनेस ने अपनी मशीन बेची है और मशीन बेचकर जो पैसा आया उससे अपना लोन रीपे कर दिया। तो यहाँ पर जो है बिजनेस ने मशीन बेची तो बिजनेस के पास से असेट चला गया, तो बिजनेस का असेट डिक्रीज हो गया। तो एक तरफ बिजनेस का असेट डिक्रीज हो गया और इस मशीन को बेच के जो पैसा बिजनेस के पास आया उस पैसे से बिजनेस ने अपना लोन रीपे कर दिया। लोन रीपे हो गया, इसका मतलब है कि बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई। तो यहाँ पर एक तरफ बिजनेस का असेट डिक्रीज हुआ, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस की लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। असेट डिक्रीज होने का मतलब है क्रेडिट और लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है डेबिट। तो एक तरफ हमारा डेबिट आ गया और दूसरी तरफ हमारा क्रेडिट आ गया। तो समझ में आ गई बात। लास्ट एग्जांपल देख लो, तो इस बार जो है बिजनेस ने बैंक से लोन लिया और उससे जो है अपने सप्लायर अपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। सप्लायर बोल लो या क्रेडिटर बोल लो एक ही बात है। बिजनेस ने उधार में गुड्स खरीदे होंगे तो वो पैसा बिजनेस को चुकाना है, तो वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर है जो कि बिजनेस की लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर जो है बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, तो अगर बैंक से लोन लिया जा रहा है तो इसका मतलब है बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो एक तरफ तो बैंक से लोन लेने की वजह से बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस लोन के पैसे से बिजनेस ने जो है क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। क्रेडिटर भी हमारी लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पर क्रेडिटर को पेमेंट कर दी गई है तो इसका मतलब है बिजनेस का जो क्रेडिटर है वो डिक्रीज हो गया। क्रेडिटर डिक्रीज होने का मतलब है लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो एक तरफ तो लोन लेने से लायबिलिटी इंक्रीज हुई, वहीं दूसरी तरफ क्रेडिटर की पेमेंट करने से लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो इस ट्रांजैक्शन के भी हमारे पास दो इफेक्ट आ गए। लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है क्रेडिट, वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है डेबिट। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे बिजनेस के अंदर होने वाली हर ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। तो समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा एग्जांपल है, इस एग्जांपल की मदद से कुछ बातों को और समझते हैं। यहाँ पर जो है हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है अ न्यू मशीन इज परचेज पेइंग ₹50,000 इन कैश। तो एक नई मशीन परचेज करी गई है 50,000 की और उसकी पेमेंट जो है कैश में कर दी गई है। तो इस ट्रांजेक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट कि हमारे पास मशीन आ गई, बिजनेस की मशीन इंक्रीज हो गई यानी बिजनेस का असेट इंक्रीज हो गया। वहीं इसका दूसरा इफेक्ट आएगा कि बिजनेस के पास से 50,000 का कैश चले जाएगा, यानी बिजनेस का कैश कम हो गया, बिजनेस का असेट कम हो गया। तो एक तरफ तो बिजनेस का असेट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस का असेट कम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी बैलेंस शीट दे रखी थी।
इसी में जो है हमें इन ट्रांजेक्शन्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो हमारे पास पहले मशीन थी 2 लाख की, उसमें जो है हमारी 50,000 की मशीन और इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास एक नई मशीन आ गई 50,000 की, लेकिन ये मशीन आने की वजह से हमारे पास से 50,000 का कैश कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले 1 लाख रुपए का कैश था, जिसमें से 50,000 का कैश हमारा कम हो गया। तो हमारी मशीन तो इंक्रीज हुई, लेकिन साथ के साथ हमारा 50,000 का कैश डिक्रीज हो गया। तो समझ में आ गई बात। अब दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। अ न्यू मशीन इज परचेज, एक नई मशीन और परचेज करी गई है। कितने की है? 50,000 की। लेकिन इस बार जो है मशीन उधार में खरीदी गई है, क्रेडिट में खरीदी गई है। तो भले ही उधार में खरीदी गई हो, लेकिन बिजनेस के पास नई मशीन तो आ गई। तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर 50,000 की मशीन और आ गई, तो 50,000 की मशीन को हम ऐड कर देंगे। लेकिन इस बार जो है इस मशीन के बदले कैश नहीं गया, बल्कि इस मशीन के बदले बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। बिजनेस के सर पे एक 50,000 की लाइबिलिटी आ गई, जिसको आप यहाँ पर क्रेडिटर के नाम से लिख सकते हो। तो समझ में आ रही है बात। अब तीसरी ट्रांजेक्शन देखो, कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50,000। तो यहाँ पर जो है 50,000 का बैंक लोन रीपे करा गया है। तो बिजनेस के अंदर से 50,000 का कैश चला गया। बैंक लोन कितने का था? 75,000 का। तो 75,000 का बैंक लोन था, जिसमें से 50,000 का बैंक लोन रीपे कर दिया। तो यहाँ पर माइनस 50,000 कर दिया हमने। अब इस लोन को रीपे करने के लिए 50,000 का कैश चला गया, तो यहाँ पर माइनस 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 का कैश और कम हो गया। अब चौथी ट्रांजेक्शन देखो, रेज बैंक लोन ऑफ ₹50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। तो यहाँ पर जो है एक बैंक लोन लिया गया है 50,000 का। और क्यों लिया गया है? ताकि जो है बिजनेस अपने अदर लोन को रीपे कर सके। तो यहाँ पर एक अदर लोन दे रखा है 75,000 का, 75,000 का। तो यहाँ पर जो है बिजनेस ने एक बैंक लोन ले लिया 50,000 का, और इस 50,000 के बैंक लोन से अपना 50,000 का अदर लोन रीपे कर दिया। तो बैंक लोन लिया गया तो 50,000 का बैंक लोन इंक्रीज हो गया, वहीं दूसरी तरफ अदर लोन रीपे करा गया तो 50,000 का अदर लोन डिक्रीज हो गया। तो समझ में आ रही बात। हर ट्रांजेक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट आए। तो अब अगर हम इसको टोटल करें, मशीनरी हमारी 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, 3 लाख की मशीन हो गई। कैश हमारा नील हो गया। यहाँ पर जो है कैपिटल हमारी एज इट इज रहेगी। बैंक लोन की बात करूँ तो 75,000 का बैंक लोन था, जिसमें से 50,000 का लोन कम हो गया और 50,000 का लोन दोबारा से ऐड हो गया, तो वापस वही 75,000 आ गया। अदर लोन की अगर हम बात करें, 75,000 में से 50,000 का लोन रीपे हो गया, तो अब बच गया 25,000। तो यहाँ पर हमने असेट टोटल करा 3 लाख आ गया, और लाइबिलिटी भी हमारी 3 लाख आ जाएगी। अब देखो यही बात मैं आपको बोल रहा था कि राइट साइड में आपकी असेट लिखी हुई है, वहीं लेफ्ट साइड में आपकी इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों लिखी हुई है। कैपिटल आपकी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, और बैंक लोन अदर लोन क्रेडिटर आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गया। तो इसीलिए हम जब असेट इक्वल टू लाइबिलिटी बोलते हैं तो ये गलत नहीं होता। आप असेट इक्वल टू लाइबिलिटी भी बोल सकते हो, या फिर असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी बोल सकते हो। तो समझ में आ रही है बात। अब इस कॉन्सेप्ट का एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है। इस बार जो है हमें 2 साल का डेटा दे रखा है, मार्च 31 2019 का और मार्च 31 2020 का। यहाँ पर कैपिटल लिखा है, बैंक लोन है, ट्रेड पेबल है, फिक्स असेट है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, कैश एंड बैंक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक प्रॉफिट, और दूसरा निकालना है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर जो है देखो 31 मार्च 2020 की कैपिटल मिसिंग है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें कैपिटल निकालनी है। तो अब कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2019 की, 31 मार्च 2019 की। तो यहाँ पर हमें कैपिटल दे रखी है, कैपिटल है हमारी 1 लाख, तो हमने अपनी कैपिटल लिख दी 1 लाख। उसके बाद अगर मैं लाइबिलिटी का टोटल करूँ तो हमारे पास लाइबिलिटी के अंदर दो चीजें हैं, एक है हमारा बैंक लोन 1 लाख का, और दूसरा है हमारा ट्रेड पेबल 75,000 का। तो ये दोनों हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर हम लाइबिलिटी का टोटल करें तो बैंक लोन और ट्रेड पेबल दोनों को ऐड करोगे 1,75,000 आ जाएगा, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। अब अगर मैं असेट की बात करूँ, असेट का टोटल करूँ, तो एक हमारा फिक्स असेट हो गया, दूसरा हमारा ट्रेड रिसीवेबल हो गया, तीसरा हमारा इन्वेंट्री हो गया, और फोर्थ हमारा कैश एंड बैंक हो गया। 1,25,000, 75,000, 70,000 और 5,000, ये चारों हमारे एसेट हो गए। तो आप इसको भी टोटल कर लोगे, ये चारों का टोटल करोगे तो आएगा हमारा 2,75,000, ये हमारा एसेट हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी? असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल है हमारी 1 लाख, लाइबिलिटी हमारी 1,75,000 और एसेट है हमारी 2,75,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये आपस में मैच हो गया। तो ये 2019 की बात हो गई। अब अगर मैं 2020 की बात करूं तो 31 मार्च 2020 में भी हम सेम काम करेंगे। कैपिटल हमें दे नहीं रखी, तो ये हमें निकालनी है, इसको अभी छोड़ दो। आप क्या करो, अपनी लाइबिलिटी का टोटल कर लो और अपनी असेट का टोटल कर लो। लाइबिलिटी हो गई हमारी 1 लाख प्लस 70,000, 1,70,000 की हमारी लाइबिलिटी हो गई। यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी आ जाएगी 1,70,000 की। अब अगर मैं असेट का टोटल करूँ तो 1,10,000 प्लस 80,000, 1,90,000 हो गया, प्लस 80,000, 2,70,000 हो गया, प्लस 6,000, 2,76,000, 2,76,000। तो यहाँ पर हमारी असेट का टोटल हो गया 2,76,000। तो हमारे पास हमारी असेट आ गई और लाइबिलिटी आ गई, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें हमारी असेट दे रखी है 2,76,000 और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी दे रखी है 1,70,000।
तो असेट भी पता है, लाइबिलिटी भी पता है। कैपिटल आप निकाल सकते हो, आप क्या करोगे, असेट को राइट साइड ले आओगे और कैपिटल को लेफ्ट साइड ले जाओगे। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। हम अपनी असेट में से अपनी लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, हमारे कैपिटल आ जाएगी। अगर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊं तो यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल असेट थी 2,76,000 की। तो बिजनेस के अंदर जो है दो ही तरीके से पैसा आ सकता है, एक तो बिजनेस जो है आउटसाइडर से लोन ले ले, यानी जो हमारी लाइबिलिटी है वहां से पैसा आ जाए, और दूसरा तरीका कि बिजनेस को जो है ओनर पैसा दे दे। तो यहाँ पर हमें ओनर वाला पैसा नहीं बता रखा था, यानी हमारी कैपिटल मिसिंग थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2,76,000 में से 1,70,000 रुपए तो हमें लाइबिलिटी से मिला है, यानी आउटसाइडर से मिला है, और जो बैलेंस बच गया वो हमें सिंपल सी बात है कैपिटल से ही मिला होगा, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आने के तो दो ही सोर्स हैं। तो यहाँ पर वही हमने किया, हमने अपने 2,76,000 में से 1,70,000 को लेस कर दिया, जो बैलेंस बच गया वो हमारा कैपिटल का पैसा हो गया। तो यहाँ पर हमारी कैपिटल आ गई 1,06,000। तो ये हमारी कैपिटल निकल गई। हमें दो चीजें निकालनी थी, एक थी हमारी कैपिटल और दूसरा था हमारा प्रॉफिट। 31 मार्च 2020 का हमारी कैपिटल आ गई 1,06,000। तो अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ध्यान से समझना, 31 मार्च 2019 को हमारी कैपिटल थी 1 लाख और 31 मार्च 2020 को हमारी कैपिटल हो गई 1,06,000। तो कैपिटल हमारी 6,000 से बढ़ गई। अब देखो कैपिटल इंक्रीज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि ओनर ने बिजनेस को 6,000 रुपए और दे दिए होंगे, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन अगर ओनर ने बिजनेस के अंदर 6,000 रुपए और इन्वेस्ट करे होते तो उसके बारे में यहाँ पर कोई ना कोई जानकारी दे रखी होती, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया। तो सबसे बेस्ट अजम्पशन जो ली जाती है वो यही ली जाती है कि अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसका रीजन हमारा प्रॉफिट होता है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ओनर का जो भी पैसा होता है वो बिजनेस के अंदर कैपिटल अकाउंट में जाता है। अगर ओनर बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है तो हमारा कैपिटल अकाउंट कम होता है, और अगर ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो हमारा कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। और अगर बिजनेस को कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी बिजनेस के कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर समझा था कि बिजनेस जो है ओनर से जो पैसा लेता है उसको जो है बिजनेस लोन मानता है, और ये मान के चलता है कि मुझे जो है इस पैसों से काम करना है और ओनर को प्रॉफिट कमा के देना है। ओनर को देने का मतलब है कि वो प्रॉफिट जो है बिजनेस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर 6,000 से बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब साफ माना जाएगा ये जो कैपिटल इंक्रीज हुई है इसका कारण है प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर 6,000 का प्रॉफिट हुआ होगा जो कि हमारे बिजनेस के कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो प्रॉफिट कैसे निकला हमारा, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल। हम अपनी नई कैपिटल यानी 2020 की कैपिटल में से 2019 की कैपिटल को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया, जो कैपिटल इंक्रीज हुई, वो इंक्रीज इन कैपिटल हमारा प्रॉफिट माना जाएगा। तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ही हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर,